हेलो, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं प्रिंस यादव आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मूवी संसार में। दोस्तों, ये कहानी एक खूबसूरत दैवी लड़की की है जो लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके उन्हें मारकर खा लेती है। लेकिन ये लड़की हमेशा से ही ऐसी नहीं थी। एक ऐसा हादसा हुआ जिसने उसे एक डेविल में बदल दिया और आज हम इसी कहानी को एक्सप्लोर करेंगे। कहानी की शुरुआत होती है नीडी नाम की एक लड़की से जो एक मेंटल हॉस्पिटल में थी। नीडी यहाँ बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव होती है। जब एक नर्स आती है और उसे खाना खाने के लिए कहती है, नीडी अचानक गुस्से में उसे जोर से लात मार देती है और उसके ऊपर थूक देती है। बीच में आने वाले गार्ड्स भी उसे संभाल नहीं पाते, लेकिन कैसे न कैसे करके उसे एक रूम के अंदर बंद कर देते हैं। रूम के अंदर एक म्यूजिक प्ले होता है जो नीडी को बहुत तकलीफ देता है, लेकिन यहाँ हमें बताया जाता है कि नीडी पहले ऐसी नहीं थी। कहानी यहाँ से 2 महीने पहले की ओर जाती है, एक छोटी सी टाउन डेविल्स कीटल में, जो अपने एक मिस्टीरियस वाटरफॉल के लिए मशहूर है। उस वाटरफॉल का पानी एक बड़े गड्ढे में गिरता है और ये कभी किसी को पता नहीं चला कि वो पानी कहाँ जाता है। फिर हमें नीडी की लाइफ दिखाई जाती है। उसका कॉलेज है और वहाँ जेनिफर नाम की एक खूबसूरत लड़की है जो उसकी बेस्ट फ्रेंड है। जेनिफर एकदम चार्मिंग और कॉन्फिडेंट है, जबकि नीडी एकदम साय और सिंपल सी लड़की है। नीडी का एक बीएफ है रॉकी, लेकिन नीडी अपने बीएफ के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम जेनिफर के साथ बिताती है। रॉकी अक्सर इरिटेट होता है कि नीडी उसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करती, लेकिन नीडी को जेनिफर का कंपनी ही सबसे ज्यादा पसंद है। एक शाम जेनिफर और नीडी का प्लान बनता है एक क्लब जाने का। नीडी फटाफट तैयार हो जाती है और जेनिफर के साथ चल पड़ती है, जबकि रॉकी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। क्लब में जेनिफर और नीडी कुछ लोगों से मिलते हैं। वहीं जेनिफर की मुलाकात निकोला नाम के एक फेमस बैंड मेंबर से होती है। निकोला हैंडसम और चार्मिंग है और जेनिफर उससे मिलते ही इम्प्रेस हो जाती है। निकोला से बात करते हुए जेनिफर उसके लिए एक ड्रिंक लेने चली जाती है। तभी निकोला अपने दोस्तों के साथ जेनिफर के बारे में उल्टे सीधे कमेंट्स करने लगता है, जो जेनिफर के लिए एक मुसीबत की शुरुआत बन जाती है। नीडी निकोला की बातें सुन लेती है जो जेनिफर के बारे में उल्टे सीधे कमेंट्स कर रहा था। नीडी को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो सब कुछ जेनिफर को बताती है, लेकिन जेनिफर इस बात को लाइटली लेती है और इग्नोर कर देती है। तभी निकोला का बैंड अपना परफॉर्मेंस शुरू कर देता है। क्लब का माहौल एकदम एनर्जेटिक हो जाता है और सब लोग निकोला की परफॉर्मेंस एंजॉय करने लगते हैं। सब कुछ ठीक ही लग रहा था, लेकिन थोड़ी देर में ही अचानक से क्लब में आग लग जाती है। आग लगते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है। लोग इधर उधर भागने लगते हैं और कई लोग उस आग की वजह से जलने लगते हैं। नीडी जल्दी से जेनिफर को अपने साथ ले जाती है और दोनों किसी तरह से क्लब के बाहर निकलकर अपनी जान बचा लेती हैं। बाहर आने के बाद निकोला उनके पास आता है और जेनिफर को अपने साथ चलने के लिए कहता है। जेनिफर तो पहले से ही निकोला की पर्सनैलिटी और चार्म बिहेवियर से इम्प्रेस थी, तो वो बिना सोचे समझे उसके साथ चलने के लिए रेडी हो जाती है। नीडी ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और जेनिफर को मना करने की कोशिश करती है। वो जेनिफर को समझाती है कि निकोला एक अनजान आदमी है और उस पर भरोसा करना गलत होगा, लेकिन जेनिफर उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती और निकोला की गाड़ी में बैठकर चली जाती है। नीडी टेंशन में घर लौट आती है और तुरंत अपने बीएफ रॉकी को कॉल करके सारी बात बताती है। उसे लगता है कि जेनिफर के साथ कुछ बुरा हो सकता है। नीडी अभी ये सब सोच ही रही होती है कि अचानक से उसकी डोरबेल बजती है। वो दरवाजा खोलने जाती है, लेकिन दरवाजा खोलने पर वहाँ कोई नहीं होता। वो अंदर वापस आती है, लेकिन तभी उसे घर के अंदर कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। घबराकर वो आवाज के पीछे जाती है और देखती है कि किचन का फॉसेट खुला हुआ है और उसमें से पानी गिर रहा है। जैसे ही वो वहाँ से मुड़ती है, उसके सामने जेनिफर खड़ी होती है। जेनिफर का चेहरा अजीब लग रहा होता है और उसके मुंह पर खून लगा होता है। नीडी शॉक में उससे पूछती है, जेनिफर क्या हुआ, तुम ठीक हो? लेकिन जेनिफर उसका जवाब नहीं देती, बल्कि एक अजीब सी इविल स्माइल करती है। वो फ्रिज के अंदर से कच्चा मीट निकालकर जानवरों की तरह खाने लगती है और उसके खाते वक्त आवाजें और भी डरावनी लगती हैं। फिर अचानक से जेनिफर काले रंग का अजीब सा लिक्विड उल्टी के रूप में बाहर निकालती है। ये देखकर नीडी एकदम डर जाती है। वो रॉकी को कॉल करने वाली होती है कि तभी जेनिफर उसे पकड़ लेती है। जेनिफर की आंखों में अजीब सा गुस्सा और जुनून होता है और उसकी हरकतों से लगता है कि वो नीडी को मार देगी। लेकिन कुछ देर बाद बिना कुछ किए जेनिफर नीडी को छोड़कर वहाँ से चली जाती है। नीडी इस सबसे एकदम शॉक और कंफ्यूज हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि जेनिफर के साथ क्या हुआ। क्या उस पर किसी भयानक आत्मा का कब्जा हो गया है? अगली सुबह नीडी कॉलेज में बैठी होती है, लेकिन उसका ध्यान क्लास पर नहीं होता। वो रात के टेरिफाइंग मोमेंट्स के बारे में सोच रही होती है। जेनिफर के बदलते बिहेवियर ने उसके मन में डर और कंफ्यूजन भर दिया है। नीडी कॉलेज में बैठी होती है और अभी भी रात की घटना के बारे में सोच रही होती है। तभी जेनिफर क्लास में एंटर करती है और वो एकदम नॉर्मल लगती है। ये देखकर नीडी शॉक्ड हो जाती है। वो जेनिफर से पिछली रात के बारे में कुछ पूछना चाहती है,
लेकिन तभी प्रोफेसर क्लास में आ जाते हैं। प्रोफेसर क्लब की आग और उसमें मरने वाले लोगों के बारे में बात करते हैं। जेनिफर उन लोगों की मौत के बारे में सुनते ही बिना किसी शर्म के हंसने लगती है। नीडी को जेनिफर का ये बिहेवियर बहुत अजीब लगता है। तभी हम जोनस को देखते हैं जो फुटबॉल टीम का कैप्टन है। जोनस अपने एक दोस्त की मौत से दुखी होकर क्लास में रो रहा होता है क्योंकि उसका दोस्त उसी क्लब की आग में जलकर मर गया था। क्लास के बाद नीडी रॉकी से मिलती है और उसे अपने घर पर जेनिफर के अजीब बिहेवियर के बारे में बताती है। ग्राउंड पर जोनस अपने दोस्त की मौत के बारे में सोचता हुआ फुटबॉल ग्राउंड पर अकेला खड़ा होता है। तभी जेनिफर वहां आती है और उसे सिंपैथी देने लगती है। जेनिफर अपनी बातों से जोनस को बहला लेती है और उसे जंगल में ले जाती है। जंगल में जाकर दोनों बातें करते हैं और फिर किसी विसी स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी एक कारनामा देखने के लिए जंगल के जानवर एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। जोनस को ये सब अजीब लगता है लेकिन वो जेनिफर के काम के आगे इन बातों को इग्नोर करता है। जेनिफर उसे और करीब आने के लिए अपने कपड़े उतार देती है लेकिन अचानक से ही वो जोनस को जोर से धक्का देकर नीचे गिरा देती है। क्या ट्विस्ट है, जेनिफर का रूप बदलने लगता है और वो एक इविल मॉन्स्टर बन जाती है। जोनस कुछ समझ पाए उसके पहले ही जेनिफर उस पर हमला कर देती है और उसे बहुत ही बेरहमी से मार डालती है। अब जानते हैं प्रोफेसर की डिस्कवरी के बारे में। तभी प्रोफेसर ग्राउंड पर होते हैं और वो जोनस की चीखें सुनकर जंगल की तरफ जाते हैं। जंगल में पहुंचकर वो देखते हैं कि जोनस की लाश बुरी तरह से कच्चे पानी जैसे लगती है और वो खून में लिपटा पड़ा हुआ है। प्रोफेसर तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस साइड पर आती है और इन्वेस्टिगेशन शुरू करती है। जोनस की माँ भी वहाँ पहुँचती है और अपने बेटे की इतनी भयानक मौत देखकर एकदम टूट जाती है। और इसी बीच जेनिफर एक पास के तालाब में आराम से नहा रही होती है। उसके चेहरे पर एक अजीब सा सुकून और शैतानी मुस्कान होती है। वो अपने कपड़े पहनकर तालाब से निकलती है और बिना किसी टेंशन से वहाँ से चली जाती है। और उसी रात नीडी और जेनिफर फोन पर बात करते हैं। नीडी टाउन में हो रही अजीब घटनाओं से परेशान होती है और जेनिफर से कुछ क्लू मांगती है लेकिन जेनिफर को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जेनिफर फोन कॉल के दौरान जीप पर एक लाइटर जलाकर उसे जलाने लगती है लेकिन अजीब बात ये होती है कि जेनिफर को आग से कुछ भी नहीं होता। जेनिफर नीडी से हंसकर कहती है, मैं अब एक गॉड बन गई हूँ। तभी रॉकी नीडी को कॉल करके मिलने के लिए बुलाता है। रॉकी नीडी को बताता है कि जोनस की मौत बहुत ही ब्रूटल और डरावनी थी। ये सुन के नीडी और ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उसके दिमाग में जेनिफर के बदलते बिहेवियर और जोनस की मौत के कनेक्शन चलने लगते हैं। अगले दिन कॉलेज में जोनस को श्रद्धांजलि देने के लिए एक प्रेयर सेशन रखा जाता है। सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स जोनस की मौत से गमगीन हैं, लेकिन जेनिफर पर इसका कोई असर नहीं होता। वो खुश और बेपरवाह होकर कॉलेज आती है मानो कुछ हुआ ही ना हो। क्लास में प्रोफेसर यह अनाउंस करते हैं कि सोल्जर बैंड का गाना इतना फेमस हो गया है कि अब वह गाना एंथम बन चुका है। साथ ही बैंड ने मरने वालों के परिवारों को अपनी कमाई का कुछ हिस्सा देने का फैसला किया है। इस पर नीडी भड़क उठती है और कहती है, वो लोग झूठे हैं, उन्होंने उस रात किसी की भी मदद नहीं की थी जब क्लब में आग लगी थी। इस पर क्लास की एक और लड़की बैंड को सपोर्ट करने लगती है और दोनों के बीच बहस हो जाती है। क्लास के बाद कॉलिन, जो कॉलेज का एक स्टूडेंट है, जेनिफर को मूवी डेट के लिए पूछता है। जेनिफर उसे कहती है मूवी छोड़ो, उसे एक स्पेशल प्लेस पर चलना है। ओहो, कॉलिन फौरन मान जाता है। इसी बीच रॉकी नीडी से मिलता है और दोनों डिसाइड करते हैं कि रात को वो एक साथ वक्त बिताएंगे। नीडी रॉकी को अपने डर और तनाव से थोड़ा दूर होने के लिए बुलाती है। रात का समय आता है, नीडी और रॉकी एक साथ वक्त बिता रहे होते हैं। दोनों के बीच रोमांस का माहौल बनने लगता है और वो करीब आ जाते हैं। वहीं दूसरे ओर कॉलिन को जेनिफर का मैसेज मिलता है कि वह उसे एक अंडर कंस्ट्रक्शन घर में मिले। कॉलिन अपनी गाड़ी लेकर वहां पहुंचता है। यह जगह सुनसान होती है और कॉलिन को यह सब थोड़ा अजीब लगता है। घर का दरवाजा बंद होता है, इसलिए वो खिड़की से अंदर घुसता है। अंदर वो देखता है कि जेनिफर ने जगह को ढेर सारे कैंडल से सजाया हुआ है। कुछ देर बाद जेनिफर उसके सामने आती है। वे बातें करते हैं और जेनिफर धीरे धीरे उसके करीब आने लगती है। लेकिन इस दौरान कॉलिन नोटिस करता है कि जेनिफर की आंखों का रंग अचानक बदल गया है। यह देखकर वो घबरा जाता है। तभी जेनिफर अपनी असली इविल फॉर्म में आ जाती है। वह कॉलिन का हाथ जोर से तोड़ देती है और उसे बुरी तरह से घायल कर देती है। कॉलिन चीखने की कोशिश करता है लेकिन जेनिफर उसे पकड़कर उसका खून पी लेती है। वह कॉलिन को पूरी तरह से मार डालती है और दूसरी तरफ नीडी अपने बीएफ रॉकी के साथ रोमांस कर रही होती है, लेकिन तभी उसे अजीब हेलुसिनेशन होने लगता है। उसे अचानक जेनिफर और जोनस की खून से लथपथ इमेजेस दिखने लगती है। नीडी इन डरावनी इमेजेस से घबरा जाती है और रॉकी को छोड़कर तुरंत वहाँ से भाग जाती है। वह अपनी कार में बैठकर घर लौटने की कोशिश करती है। रास्ते में उसे अचानक सड़क पर जेनिफर दिखाई देता है। नीडी डर के मारे गाड़ी रोक लेती है, लेकिन जेनिफर वहीं नहीं रुकती। वह बार बार अपनी शैतानी मुस्कान के साथ नीडी को डराने लगती है। डर और दहशत से नीडी जैसे तैसे वहां से अपनी गाड़ी चलाकर भागती है और घर पहुंचती है। घर आते हुए अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। उसे समझ नहीं आता कि जेनिफर के साथ क्या हो रहा है और ये सब कब खत्म होगा।
नीडी जेनिफर की बातें सुनकर हक्का बक्का रह जाती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था जो उसने अभी सुना वह सच हो सकता है। वह डर और गुस्से से कांपते हुए जेनिफर से कहती है, तुम्हें यह मजाक लग रहा है? तुमने कितने लोगों को मार डाला है और अब तुम मेरे पास आकर यह सब कहानी सुना रही हो? जेनिफर शांत आवाज में कहती है, नीडी मैं जो कर रही हूँ वह मेरी मर्जी से नहीं हो रहा है। यह भूख मुझे मजबूर करती है। अगर मैं किसी को नहीं मारूंगी तो मैं खुद मर जाऊंगी, और वैसे भी मुझे लोग अब एक इंसान की तरह नहीं देखते, मैं एक राक्षस हूँ। नीडी जेनिफर की बातों से और ज्यादा डरी हुई महसूस करती है, लेकिन उसके अंदर गुस्सा भी उभरता है। वह चिल्लाकर कहती है, तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जेनिफर, जो अब तक एक शांत और मासूम दिखने की कोशिश कर रही थी, अचानक अपनी ईविल साइड दिखाती है। उसकी आंखें लाल हो जाती है और वो कहती है, तुम्हें समझना होगा नीडी, यह सब मेरी मर्जी से नहीं हुआ। निकोला और उसके बैंड ने मुझे यह सब बनने पर मजबूर किया है। मैं चाहकर भी इसे नहीं रोक सकती। जेनिफर अपनी कहानी आगे बढ़ाती है। वह बताती है कि बलि के बाद उसे एक अजीब सी शक्ति महसूस हुई। उसे ऐसा लगा जैसे वह अब मर नहीं सकती, लेकिन इसके साथ ही उसे भूख लगने लगी। एक ऐसी भूख जिसे वह किसी साधारण खाने से नहीं मिटा सकती थी। पहली बार मैंने खुद को तुम्हारे पास आते हुए पाया। जेनिफर कहती है, मुझे तुम्हें चोट पहुँचाने का मन नहीं था, लेकिन मैं भूख से मर रही थी, इसलिए मैंने तुम्हारे फ्रिज का मांस खा लिया। लेकिन तब मुझे एहसास हुआ कि यह भूख मांस से नहीं मिटेगी, मुझे इंसानी खून चाहिए था। और यह कहते हुए जेनिफर अपनी कलाई पर एक गहरा कट लगाती है, लेकिन नीडी हैरान रह जाती है जब कुछ ही सेकंड में कट गायब हो जाता है। जेनिफर मुस्कुराते हुए कहती है, देखा, मैं अमर हूँ, लेकिन इसके लिए मुझे कीमत चुकानी पड़ी है। नीडी जेनिफर को रोकने की ठान लेती है। जेनिफर उसकी बात सुनकर धीरे धीरे कमरे से गायब हो जाती है, लेकिन वो जाते जाते यह कहती है, तुम चाहो तो मुझे रोकने की कोशिश कर सकती हो नीडी, लेकिन याद रखना, अब मैं तुम्हारी वो पुरानी दोस्त नहीं हूँ। नीडी अपने कमरे में अकेली रह जाती है, डरी और उलझन में। उसे समझ नहीं आता कि जेनिफर को कैसे रोका जाए। क्या वह अभी जेनिफर को बचाने की कोशिश करेगी या उसे मारने का रास्ता ढूंढेगी? लेकिन रॉकी को घर पर ना पाकर नीडी और ज्यादा परेशान हो जाती है। उसे यह यकीन हो जाता है कि जेनिफर ने रॉकी को कहीं अपने जाल में फंसा लिया है। वह तुरंत अपनी कार लेकर रॉकी को ढूंढने निकल पड़ती है। इसी बीच जेनिफर रॉकी को वीरान खंडहर में ले जाती है। रॉकी को कुछ अजीब महसूस होता है, लेकिन जेनिफर की मोहक बातों और हरकतों में वो फंस जाता है। जैसे ही जेनिफर उसे करीब लाने लगती है, उसकी आंखों का रंग फिर से बदलने लगता है और उसकी असली शैतानी शक्ल बाहर आने लगती है। रॉकी डरकर पीछे हटता है और पूछता है, तुम ये क्या कर रही हो? लेकिन जेनिफर धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ती है और उसे पकड़कर कहती है, मुझे जीवित रहने के लिए तुम्हारी जरूरत है। इसी समय नीडी को खंडर का पता चलता है। वह वहां पहुंचती है और खिड़की से अंदर झांकती है। वह देखते है कि जेनिफर रॉकी पर हमला करने ही वाली है। नीडी बिना समय गंवाए अंदर दाखिल होती है और चिल्लाती है, जेनिफर उसे छोड़ दो। जेनिफर कहती है, नीडी की तरफ देखकर हंसती है और कहती है, तुम्हें क्या लगता है नीडी, तुम मुझे रोक पाओगी? मैं अब वो कमजोर लड़की नहीं हूँ जो तुम्हारी बात मान ले। नीडी, जो पहले से उस किताब से मिली जानकारी के आधार पर एक चाकू लेकर आई थी, हिम्मत जुटाकर जेनिफर से भिड़ने की कोशिश करती है। जेनिफर तेजी से उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन नीडी किसी तरह खुद को बचाते हुए रॉकी को वहाँ से भागने के लिए कहती है। रॉकी खंडर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन जेनिफर उसे रोकने की कोशिश करती है। नीडी मौका पाकर चाकू से जेनिफर के दिल पर वार करने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर उससे ज्यादा ताकतवर होती है और नीडी को धक्का देकर गिरा देती है। नीडी किसी तरह फिर से खड़ी होती है और कहती है, जेनिफर, मुझे पता है कि तुम्हारे अंदर कहीं न कहीं मेरी पुरानी दोस्ती छिपी हुई है। मैं उसे वापस लेने की कोशिश करूंगी, लेकिन अगर तुम नहीं रुकी तो मुझे तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। जेनिफर हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे मार सकती हो? दोस्तों, जेनिफर को उसके दोस्तों ने एक विशाल और काफी डरावनी रिचुअल में शामिल किया था, जिसमें उसकी सैक्रिफाइस की गई थी और उसके बाद वो ईविल पावर से भर गई थी। एक दिन नीडी को यह पता चल जाता है कि अगर जेनिफर को जिंदा रहना है तो उसे किसी न किसी का खून पीना होगा, इसलिए वो अपने दोस्त रॉकी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन जेनिफर उसे भी मार देती है। नीडी इस समय बहुत असहाय महसूस कर रही होती है, लेकिन वो अपने सारे इमोशंस को कंट्रोल करते हुए जेनिफर का बदला लेने का फैसला करती है। वो जेनिफर से बदला लेने के लिए उसके घर में घुस जाती है और दोनों के बीच एक भयंकर लड़ाई होती है और आखिरकार कुछ इस तरह नीडी जेनिफर को मार देती है और इसके बाद जेनिफर की माँ उन्हें देख लेती है। नीडी को उसके खून के इल्जाम में मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया जाता है, लेकिन फिल्म के एंडिंग ये दिखाते हैं कि नीडी के अंदर भी जेनिफर जैसे इविल पावर्स आ गई हैं। हॉस्पिटल में भी नीडी को जेनिफर की पुरानी यादें और विजन्स दिखाई देने लगते हैं, जो उसे यह समझाने पर मजबूर कर देती हैं कि वो भी अब एक इविल बन गई है। नीडी अपने अंदर बदलाव महसूस करते हुए अपने इविल साइड से लड़ने की कोशिश करती है और फिल्म इस अनसर्टेनिटी के साथ खत्म होती है
कि नीडी अपने अंदर के इविल को कंट्रोल कर पाएगी या नहीं। फिल्म के लास्ट में नीडी अपने अंदर की शैतानी शक्ति को समझकर जेल की विंडो तोड़कर हवा में ऊपर उठ जाती है। उसके बाद वो उस जगह जहाँ जेनिफर की बलिदान दी गई थी वहाँ पहुँचती है। वहाँ उसे वही चाकू मिलता है जो निकोला ने जेनिफर को मारने के लिए यूज किया था। चाकू मिलने के बाद नीडी अपने हाउस वापस जाती है। फिल्म के फाइनल सीन्स में निकोला और उसका बैंड काफी फेमस हो जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों में निकोला और उसके बैंड के सारे लोग एक एक करके मार दिए जाते हैं और सीसीटीवी फुटेज से ये पता चलता है कि नीडी ने जेनिफर का बदला लेने के लिए उन सबको मार दिया था। फिल्म का एंड होता है ये दिखाते हुए कि नीडी अब अपने इविल शक्तियों का इस्तेमाल करके सबको मार रही है और इसी तरह इस कहानी का दी एंड होता है। तो दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और मेरा यकीन मानो अगर आपको आज की ये कहानी पसंद आई है तो आपको एंड स्क्रीन पे दिखने वाली वीडियोस को जरूर देखना चाहिए, ये भी आपको जरूर पसंद आएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।